टॉपिक ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। सो लाइक यूपी का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है एंड फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। पंजाब जुडिशरी का मेंस है, ठीक है, प्री हो चुका है, सो अपकमिंग डेज में दिस इज़ हेल्पफुल फॉर दैट ऑल्सो एंड अदर स्टेट्स जिनमें कि मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरिज का कंसेप्ट है मुस्लिम लॉ में, दैट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। दिस इज ये हिंदू लॉ की तरह नहीं है, दैट इज़ अ सेम्बलेंस ऑफ बोथ। वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो एक सेक्रेड इन नेचर भी है, बट मुस्लिम लॉ में मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होती है, अभी हम असेंशियल्स पढ़ेंगे, देन उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या है मैरिज के मुस्लिम लॉ के अंडर। एक तो ये रिस्ट्रेन करता है किसको, सेक्सुअल पैशन को। सेकेंड इज ये ऑर्डर करता है किसको, डोमेस्टिक लाइफ को, दिस हेल्प्स इन ऑर्डरिंग द डोमेस्टिक लाइफ। थर्ड वन इज ये इंक्रीज करता है फैमिली को। फोर्थ वन इज ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है, ठीक है, ऑफ द सेम इन द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड द लास्ट वन इज इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द वर्चुअस चिल्ड्रन, दिस हेल्प्स इन दैट ऑल्सो। So, what is the nature of the Muslim marriage? This we have already seen that this is the civil contract. इसमें जो है दोनों चीजें हैं, that is proposal and acceptance. So there are three essentials of a Muslim marriage. तीन essentials हैं एक मुस्लिम मैरिज के। क्या क्या essentials हैं एक मैरिज के? Essentials or formal requirements of Muslim marriage. Essentials of marriage under the Muslim law. तो फर्स्ट असेंशियल इज दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड इज कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं तभी होगा। थर्ड वन इज दैट इज कोई भी लीगल डिसएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नो लीगल डिसएबिलिटी। सो फर्स्ट क्या है, दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सो मैरिज लाइक एन एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इजब कबूल। तो प्रपोजल को मुस्लिम लॉ में कहा जाता है इजब एंड एक्सेप्टेंस को कहा जाता है कबूल। तो एक पार्टी जो है वो प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको एक्सेप्टेंस करती है। बट जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, वो एक ही मीटिंग पे होनी चाहिए। दैट इज जो रिक्वायरमेंट है एक वैलिड मैरिज की अंडर द मुस्लिम लॉ, द ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड एट वन मीटिंग। ऐसा नहीं है कि प्रपोजल एक मीटिंग पे कर दिया एंड एक्सेप्टेंस जो है वो दूसरी मीटिंग पे होगी। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एक ही मीटिंग पे होनी चाहिए। दिस इज द असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। एंड कोई भी देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी इन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है वो किसी कंडीशन के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ए ने बी को ऑफर किया मैरिज करने के लिए एंड ही सेड कि मैं आपको जो डावर है आई विल पे यू 20 लाख रुपीज एज डावर, बट बी कहती है कि मैं ये ऑफर आपका एक्सेप्ट करूंगी अगर आप मुझे 40 रुपीज जो है 40 लाख रुपीज जो है अगर आप मुझे ऐसे डावर पे करोगे। तो यहाँ पे कोई भी रेसिप्रोसिटी नहीं है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में, देयरफॉर कोई भी वैलिड मैरिज नहीं होगी। सो देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में। थर्ड वन इज दैट इज विटनेसेस। ना विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वैलिड मैरिज के लिए, तो इसके लिए जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। अब किस किस का, सुन्नीज एंड शियाज का, ठीक है, सुन्नीज एंड शियाज का इसके रिगार्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सुन्नीज ये कहते हैं कि जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है उसके लिए 2 मेल, ठीक है, या फिर और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस होनी चाहिए। सुन्नीज ये कहते हैं, ठीक है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के लिए कि 2 मेल, अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। ठीक है, जो ये विटनेसेस हैं ये सेन होनी चाहिए, ये अडल्ट होनी चाहिए एंड मुस्लिम्स होनी चाहिए। बट अगर सुन्नीज में विटनेसेस एब्सेंट है, ठीक है, मेल विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है, 2 मेल नहीं है तो 1 मेल या 2 फीमेल विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है,
तो ये मैरिज को क्या करते हैं, ये मैरिज इससे जो है वॉइड नहीं होती बट इररेगुलर हो जाती है। दैट डज नॉट रेंडर द मैरिज वॉइड बट इररेगुलर इन नेचर। सेकेंड इज, अब आ जाती है शियाज की। शियाज का इसके बारे में क्या कहना है? शियाज कहते हैं कि विटनेसेस की जरूरत नहीं है मैरिज के लिए। आगे हम डाइवोर्स के कंसेप्ट में देखेंगे, वहां पे जरूरत पड़ती है विटनेसेस की शियाज में। यहाँ वहां पे जो है ऑपोजिट कंसेप्ट है, ठीक है। शियाज में विटनेस की जरूरत जो है, ठीक है, डाइवोर्स के कंसेप्ट में पड़ती है, यहाँ पे नहीं है। तो मैरिज के लिए शियाज कहते हैं कि विटनेसेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। Now, this is the first thing, that is proposal and acceptance that we have seen. Now, second is that is competent parties. जो parties हैं वो competent होनी चाहिए marriage के लिए। तो what is the meaning of competency here? Muslims में competent कौन है? जो sound mind का है and who has attained the age of puberty, जिसने puberty की age को attain कर लिया है and जो sound mind का है, that is competent under the Muslim law. Now what is puberty? पुबर्टी का मतलब क्या है? पुबर्टी का मतलब है, पुबर्टी मीन्स द एज, एक एज जिसपे कि पर्सन जो है वो कैपेबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए किस चीज को? सेक्सुअल इंटरकोर्स को एंड प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन। So what is the meaning of puberty? Puberty means the age at which the person becomes capable of performing the sexual intercourse and procreating children. Now puberty and majority Muslim law में one and same है, ठीक है। puberty and majority are one and same under the Muslim law for the concepts of marriage, divorce and dowry. तो प्रिजम्पशन ये कहती है कि अगर किसी ने पर्सन ने मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लिया है, दैट मीन्स कि अगर उसने, हम प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चली जाती है कि अगर किसी ने 15 साल की एज को अटेन कर लिया है, देन दैट मीन्स कि वो मेजर हो गया है अंडर द मुस्लिम लॉ, दैट पर्सन हैज अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, कि उसने जो है मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लिया है। तो एनी मुस्लिम, ठीक है, दैट मीन्स अ बॉय और गर्ल जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है, वो किसी से भी मैरिज कर सकता है, एनी पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो थर्ड वन इज दैट इज मैरिज ऑफ माइनर्स एंड गार्जियनशिप इन मैरिज। तो हमने कॉम्पिटेंसी का तो देख लिया, ठीक है, कि पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, पुबर्टी की एज होनी चाहिए। तो अगर पार्टीज जो है माइनर हैं, अगर उन्होंने पुबर्टी की एज को अटेन नहीं किया है, क्या गार्जियन उनको मैरिज में दे सकते हैं? तो द मैरिज ऑफ ए माइनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, अगर किसी माइनर की मैरिज होती है, दैट इज 15 साल से कम की एज है, बिना गार्जियन के कंसेंट के, तो वो इनवैलिड मैरिज होगी, दैट इज इनवैलिड मैरिज unless it is ratified after attaining the age of majority, unless कि पार्टी उसको रेटिफाई ना कर दे मेजोरिटी की एज को अटेन करने के बाद। तो अब बॉय और गर्ल हु हैज अटेन्ड पुबर्टी, बॉय या फिर गर्ल जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है, वो लिबर्टी पे है, वो मैरिज कर सकता है किसी से भी, एनीवन ही और शी लाइक्स, एंड गार्जियन का कोई भी राइट नहीं है कि वो उसमें इंटरफेयर करे। बट अगर कोई माइनर है तो उसको गार्जियन जो है मैरिज में दे सकता है, ठीक है, दैट इज वैलिड। तो कौन कौन है जो माइनर को मैरिज में दे सकता है? तो हु ऑल कैन गिव द माइनर टू द मैरिज? तो अगर हम सुन्नीज की बात करें तो सुन्नीज में जो है फादर मैरिज में दे सकता है एक माइनर। अगर फादर नहीं है देन पैटर्नल ग्रैंडफादर कैन गिव हिम, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर दे सकता है, ठीक है, ब्रदर दे सकता है, and other male relation, brother and other male relations on the father's side. वो दे सकते हैं मैरिज में। और कौन दे सकता है? मदर दे सकती है। अगर मदर नहीं है तो मेटर्नल अंकल दे सकता है, मेटर्नल अंकल और आंट। अगर ये भी नहीं है तो स्टेट। तो हु ऑल कैन गिव द माइनर टू द मैरिज? फादर, फादर नहीं है पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर भी नहीं है देन ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशंस ऑन द फादर साइड।
अगर वो भी नहीं है देन मदर, अगर वो भी नहीं है देन मैटरनल अंकल और आंट। देन कौन दे सकता है मैरिज में? दैट इज स्टेट। स्टेट कैन गिव द माइनर इन द मैरिज। बट शियाज में हु हैज द अथॉरिटी टू गिव द, ये तो हो गया सुन्नीज में। शियाज में सिर्फ फादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर ही माइनर को मैरिज में दे सकते हैं, हाउ हाई सो एवर। तो अंडर द शिया लॉ ओनली द फादर and the paternal grandfather, how high soever, are recognized as guardians for contracting marriage of the minor. Now another thing is, एक होता है option of puberty। तो अगर माइनर को मैरिज में दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन ऑफ पुबर्टी? इसको कहा जाता है दैट इज ख्यार उल बुलक। सो कुछ सर्कमस्टांसेस में एक माइनर जिसकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की है गार्जियन ने, उसका राइट है कि वो मैरिज को रेपुडिएट कर सकता है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी और द ख्यार उल बुलक। सो इसको क्या कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी और ख्याल उल बुलक। So there are three conditions that needs to be satisfied, ठीक है, to exercise this option. So what is the present law on the option of puberty? तो जो dissolution of Muslim Marriage Act है, the dissolution of Muslim Marriage Act 1939, ठीक है, इसमें जो है प्रोविजन दी हुई है, इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। इसका जो सेक्शन 2 है सब सेक्शन 7 दैट सेज कि अ वुमेन मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ, अगर किसी भी वुमेन की शादी मुस्लिम लॉ में की जाती है, देन शी अंडर द मुस्लिम लॉ देन शेल बी एंटाइटल टू वो डिक्री ले सकती है डाइवोर्स की, इस ग्राउंड के ऊपर कि उसको मैरिज में दिया था उसके फादर ने या किसी और गार्जियन ने, ठीक है, जिसका राइट है एज वी हैव सीन। कब दिया था? इससे पहले कि उसने 15 साल की एज को अटेन कर लिया था, एंड उसने जो है इसको रेपुडिएट कर दिया बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, प्रोवाइडेड कि मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, प्रोवाइडेड द मैरिज हैज नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड। तो कंडीशंस क्या जरूरी हैं यहाँ पे? व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मैरिज? कंडीशंस क्या है? दैट द मैरिज टुक प्लेस, मैरिज कब टुक प्लेस की? बिफोर 15 ईयर्स, 15 साल की एज को अटेन करने से पहले। उसने मैरिज को रेपुडिएट कब किया? बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। बट यहाँ पे कंडीशन क्या जरूरी है कि मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड। अगर आपने देखा हो हिंदू लॉ में भी हम एक ग्राउंड आता है अंडर सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में, जो वाइफ को ग्राउंड थे वहां पे भी ये है ग्राउंड। बट वहां पे क्या है कि ये फर्क नहीं पड़ता है वेदर द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट। बट मुस्लिम लॉ में मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए। तो वी हैव सीन असेंशियल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? असेंशियल्स में अभी तक व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि असेंशियल्स में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बाद क्या है? पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। थर्ड वन इज कोई भी लीगल डिसएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स वी हैव स्टडीड कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैसे होगी, पार्टीज कॉम्पिटेंट कैसे होंगी। सो ये हमने जो है वी हैव डिस्कस दिस। नाउ द थर्ड वन इज कि कोई भी लीगल डिसएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल डिसएबिलिटी? लीगल डिसएबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? तो लीगल डिसएबिलिटी का मतलब है दिस मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एग्जिस्टेंस कुछ सर्कमस्टांसेस की जिसमें कि मैरिज को परमिट नहीं किया गया है, अंडर विच द मैरिज इज नॉट परमिटेड। तो इन प्रोहिबिशंस को हम जो है 4 पार्ट्स में आप इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज दैट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, सेकेंड वन इज दैट इज रिलेटिव इनकैपेसिटी, third one is that is prohibitory incapacity, and the fourth one is that is directory incapacity.
तो फर्स्ट वन क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, सेकंड इज रिलेटिव, थर्ड इज प्रोहिबिटरी एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, दैट इज डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। तो फर्स्ट वन क्या है, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में क्या क्या चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज दैट इज कंसैंग्युइनिटी, सेकंड इज एफिनिटी, थर्ड वन इज दैट इज फोस्ट्री। ठीक है, कंसैंग्युइनिटी, एफिनिटी एंड फोस्ट्री। तो कंसैंग्युइनिटी में, कंसैंग्युइनिटी का मतलब क्या है, दिस मीन्स द ब्लड रिलेशनशिप। तो अगर किसी मुस्लिम का किसी के साथ ब्लड रिलेशनशिप है, वो उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता है। तो मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी हिज मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, नीस, आंट। सो जिनके साथ उसका ब्लड रिलेशनशिप है, उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी मैरिज करता है मुस्लिम मैन विद अ वुमेन दैट इज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ कंसैंग्युइनिटी, देन दैट इज वॉइड। वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। एंड अगर कोई भी इश्यू रेज करता है ऐसी मैरिज से, अगर कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है ऐसी मैरिज से, देन दैट इज इलेजिटिमेट इन नेचर। तो वो चाइल्ड क्या होगा, इलेजिटिमेट होगा। सेकेंड इज दैट इज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी, दिस मीन्स कि दे आर नॉट रिलेटेड बाय द ब्लड, बट उनका रिलेशन जो है दैट इज वेरी क्लोज। ठीक है, तो अ मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग हिज वाइफ्स मदर। वो अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर से, वाइफ्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर, वाइफ ऑफ हिज फादर, वाइफ ऑफ हिज पेटर्नल ग्रैंडफादर, वाइफ ऑफ हिज सन, सन सन और डॉटर सन। सो ही कैन नॉट मैरी ऑल दिस। तो जैसे हमने कंसैंग्युइनिटी में भी देखा कि अगर कोई मैरिज करता है दैट इज वॉइड, सिमिलर इज अंडर एफिनिटी ऑल्सो। तो अगर कोई मैरिज करता है एफिनिटी में, वो भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो वॉइड। थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज फॉस्टेज। फॉस्टेज का मतलब क्या है, रिजर्व। फॉस्टेज का मतलब होता है कि व्हेन अ चाइल्ड हु इज अंडर द एज ऑफ 2 years, जिसकी एज जो है 2 साल से कम है, इफ दैट हैज बीन सक्ल्ड बाय अ वुमन अदर देन इट्स ओन मदर, देन जो वुमेन है वो उसकी फॉस्टर मदर बन जाती है। तो अंडर द इसमें अगर कोई मैरिज करता है, ठीक है, कंसैंग्युइनिटी में, एफिनिटी में या फॉस्ट्रेज में, तो ऐसी मैरिज क्या होगी, अगर कोई भी इन रूल्स के कॉन्ट्रावीन होके मैरिज करता है, देन दैट इज वॉइड इन नेचर। So this is regarding the first, that is absolute incapacity. Now the second one is that is relative incapacity. So what is the meaning of relative incapacity? Relative incapacity का मतलब होता है जो मैरिज को वॉइड नहीं करती है, तो जो मैरिज को इनवैलिड कर देती हैं जब तक कि जो कॉज है जो बार क्रिएट करता है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। समझने के लिए एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। मुस्लिम लॉ में 4 मैरिज अलाउड है। मुस्लिम लॉ में 4 मैरिज अलाउड है। तो अगर कोई ऑलरेडी किसी की 4 वाइफ्स है, ही मैरिज द 5th वन, अगर वो किसी 5वीं से शादी कर लेता है, तो मैरिज जो है वो इरेगुलर है, दैट इज नॉट वॉइड। अगर वो 4th की अगर डेथ हो जाती है, उनमें से चारों में से अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी को डाइवोर्स दे देता है, तो उसकी जो 5th मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी। तो relative incapacity springs from cases which render the marriage invalid only so long as the cause which creates the bar exists. So the moment it is removed, ठीक है, जैसे ही वो रिमूव होती है, जो इनकैपेसिटी है वो एंड कर जाती है एंड द मैरिज बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग। जो मैरिज है वो वैलिड एंड बाइंडिंग हो जाती है। तो what are the let's see certain examples of relative incapacity. अगर हम relative incapacity का पढ़ें तो कुछ examples दिखते हैं। तो उनमें से कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज unlawful conjunction, second is that is polygamy that I have already told you as an example, third one is absence of proper witnesses like I have told you, we have just studied कि एक मैरिज के लिए सुन्नीज
में जो है विटनेसेस चाहिए होते हैं, शियाज में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ वन इज दैट इज डिफरेंस ऑफ रिलीजन। फोर्थ वन क्या है? दैट इज डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। फिफ्थ वन इज व्हाट? दैट इज वुमेन अंडरगोइंग। So fifth one is what? That is women is undergoing the period. So let's discuss these one by one. तो सबसे पहले तो आता है that is unlawful conjunction. तो इसका मतलब क्या है? मैरिज करना दो ऐसे विमेन से जो रिलेटेड हो एक दूसरे से अंडर द कॉन्सेंग्युइनिटी, अफिनिटी या फिर फॉस्ट्रे से। फॉर एग्जाम्पल, एक मुस्लिम जो है वो एक, अगर उसकी सपोज ए से मैरिज हुई है तो वो ए की रियल सिस्टर से, ए की बहन से वो शादी नहीं कर सकता है। अगर उसको शादी करनी है तो या तो वो इसकी डेथ के बाद कर सकता है या फिर अगर वो इसको डाइवोर्स दे देता है तो मुस्लिम कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज विद हिज वाइफ सिस्टर टिल हिज फर्स्ट वाइफ इज लिविंग। ये बार क्यों क्रिएट की गई है? सो दैट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऑफ द किंडर। तो इसका मतलब क्या है? मैरी करना दो ऐसे विमेन से जो एक दूसरे से रिलेटेड हो बाय कॉन्सेंग्युइनिटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज। तो शियाज मैरिज, अगर कोई भी मैरिज इज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, दिस इज वॉइड अंडर द शिया लॉ। शिया लॉ में तो ये वॉइड है, बट सुन्नी लॉ में क्या है? दिस इज इर्रेगुलर। आप इसको वैलिड जो है कर सकते हो। पॉलीगैमी का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको कि अगर किसी की 4 वाइफ्स हैं एंड वो 5th वन से शादी करता है तो या तो चारों में से किसी की डेथ हो जाती है, फिर उसकी 5th जो है वो वैलिड हो जाएगी, या फिर उसमें से अगर वो किसी को डाइवोर्स दे देता है। ना सुन्नीस ये कहते हैं कि एक वैलिड मैरिज के लिए दो मेल, अगर दो मेल नहीं है देन 1 मेल 2 फीमेल विटनेसेस का होना जरूरी है। तो ये किसका कहना है? ये सुन्नीस का कहना है कि दो मेल, अगर दो मेल प्रेजेंट नहीं है तो 1 मेल 2 फीमेल विटनेसेस का होना जरूरी है। अगर विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है तो वो मैरिज को जो है दैट मेक्स द मैरिज इर्रेगुलर। ठीक है, उससे मैरिज वॉइड नहीं होती है, दैट ओनली मेक्स द मैरिज इर्रेगुलर। बट शियाज में ये कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस की कोई भी जरूरत नहीं है। फोर्थ वन इज दैट इज डिफरेंस ऑफ रिलीजन। तो डिफरेंस ऑफ रिलीजन में अगर एक सुन्नी किससे मैरिज कर सकता है? सुन्नी मैरिज कर सकता है किसी भी मुस्लिम फीमेल से, किसी भी मुस्लिम फीमेल से, किसी भी सेक्ट की या फिर किससे? एक किताबिया से। सो सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट और अ किताबिया। तो मैरिज विद द किताबिया, मैरिज किसी भी किताबिया के साथ, दैट इज अ वुमेन जो बिलीव करे किसी भी डिवाइन बुक में, दैट इज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म में, दैट इज वैलिड अंडर द, किसके अंडर वैलिड है? वो सुन्नी लॉ में वैलिड है। बट वो मैरिज नहीं कर सकता है किसी भी आइडल्ट्रस से या फायर वर्शिपर से। तो अगर कोई भी मैरिज करता है सुन्नी लॉ में किसी आइडल्ट्रस से या फायर वर्शिपर से, वो इर्रेगुलर होगी। सुन्नीज में तो वो इर्रेगुलर होगी, बट दैट इज वॉइड अंडर द शिया लॉ। तो शिया लॉ में चाहे कोई भी मुस्लिम चाहे वो मेल है, वो फीमेल है, वो किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है निकाह फॉर्म में। तो मैरिज ऑफ ए शिया मेल विद अ नॉन मुस्लिम फीमेल और शिया फीमेल विद अ नॉन मुस्लिम फीमेल, दैट इज टोटली वॉइड। वो क्या है? टोटली वॉइड है। बट सुन्नीज में अगर कोई शादी करता है किसी एडल्ट्रस से या फायर वर्शिपर से, दैट इज व्हाट? दैट इज इर्रेगुलर, नॉट वॉइड। वो इर्रेगुलर होगी, ना कि। So these are the 4 that we have studied. Now the 5th one is that is women undergoing the period of iddat. So iddat is what? Iddat is the period during which, ठीक है, अगर कोई भी मुस्लिम मैरिज जो है अगर वो डेथ से या डाइवोर्स से वो डिसॉल्व हो जाती है तो अप टू सम पीरियड अ मुस्लिम मेल कैन नॉट मैरी। तो कुछ टाइम पीरियड तक वो जो है मैरिज नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ इद्दत। तो
According to a Muslim jurist, famous jurist, that is Amir Ali, according to him, iddat is an interval. इद्दत एक इंटरवल है विच द वुमेन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, जो कि वुमेन बाउंड है ऑब्जर्व करने के लिए, बिटवीन द टर्मिनेशन बाय डेथ और डाइवोर्स ऑफ वन मैट्रिमोनियल अलायंस एंड द कमेंसमेंट ऑफ द अनदर. The woman is bound to observe between the termination by death or divorce of one matrimonial alliance and the commencement of the another. तो सुन्नीस में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी सुन्नी लॉ मैरिज करता है विद अ वुमन हु इज अंडरगोइंग द पीरियड ऑफ इद्दत, दैट इज इर्रेगुलर नॉट वॉइड, तो वो इर्रेगुलर है, वॉइड नहीं है. बट शियाज में, but under the Shias, if any Shia law marriage with a woman who is undergoing iddat, that is void. तो वो क्या है, वो void है. Now what is the duration of iddat? अगर तो इद्दत ऑफ widowhood है then that is 4 months and 10 days, तो वो 4 महीने 10 दिन का है. अगर इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट women है तो वो कितना है, iddat of widowhood is 4 months and 10 days, and iddat of divorce is what? Iddat of talaq is 3 courses. 3 courses if the woman is subject to menstruation, otherwise 3 lunar months it is. Now the third one is, हमने 2 पढ़ लिए, that is absolute incapacity, relative incapacity. Now the third one is, that is थर्ड वन कौन सा था, दैट इज प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी. So before I discuss further, one important thing that I want to tell you learners is there is a special offer that is running on Unacademy. अगर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो देन आपको एडिशनल, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 18 महीने का लेते हो तो 6 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे. ये सिर्फ कल तक वैलिड है ऑफर, कल खत्म हो जाएगा. प्लस आपको 20% ऑफ भी मिल रहा है, अदरवाइज 1 Feb से जो है प्राइस हाइक हो रहे हैं. तो यू कैन जस्ट सेव योर मनी. लाइक यू कैन सी 12+3 का करंट प्राइस इतना है एंड व्हाट यू पे इज 42,093 प्लस आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. ठीक है, यू आर गेटिंग 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ऑल्सो. So how you can avail this order off by using this code, that is VB law in caps lock. आप ये यूज करके जो है आपको ऑफ मिल जाएगा. तो नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग. एक बैच अभी उत्तराखंड का स्टार्ट हो रहा है 1 Feb से, बाकी बैचेस आप चल रहे हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड जुडिशरी के नोट्स आज से लॉन्च हो रहे हैं, तो ये सारे आपको अवेलेबल हैं. एंड प्राइस हाइक आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, 1 Feb से प्राइस विल हाइक. ठीक है, सो अभी तो जो आपको सब्सक्रिप्शन है वो 42 समथिंग का मिल रहा है प्लस 3 मंथ्स. अदरवाइज जो प्राइस हाइक के बाद इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 63,000. सो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ जो है आप सेव करोगे 21,000. सर दैट इज ह्यूज. तो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो, जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन. लेट्स डिस्कस द प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी? तो ये अराइज करती है पॉलीएंड्री से, प्लस अगर कोई मुस्लिम वुमेन मैरी करती है किसी नॉन मुस्लिम से. पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है, 4 वाइव्स आर अलाउड, पर पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड, दैट इज प्रोहिबिटरी. पॉलीएंड्री का मतलब होता है कोई भी मुस्लिम वुमेन किसी एक से ज्यादा किसी मैन से जो है वो मैरिज नहीं कर सकती है. दैट मीन्स polyandry means the fact of having more than one husband. So polyandry is forbidden in the Muslim law and a married woman cannot marry second time as long as the first marriage subsists. So a Muslim woman marrying in contravention of the rule that shall be liable to be punishable under section 494 of IPC. ठीक है, मुस्लिम्स में पॉलीएंड्री इज अलाउड, नॉट पॉलीगैमी. नेक्स्ट इज दैट इज मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम. तो मैरिज ऑफ ए मुस्लिम फीमेल, मैरिज किसी भी मुस्लिम फीमेल की किसी नॉन मुस्लिम के साथ मेड वेदर ही इज अ क्रिश्चियन और अ जू, अडल्टर और फायर वर्शिपर,
then that is irregular. तो वो irregular है, but that is void under the Shia law. शियाज में वो void है, but irregular है किसमें? सुन्नीस. Now the fourth one is that is directory incapacity. Directory incapacity may arise marrying a woman and seed, prohibition of divorce, marriage during pilgrimage, and marriage with a sick man. So already हमने 3 legal disabilities पढ़ ली. Now the last one is marrying a woman and seed, prohibition of divorce during pilgrimage with a sick man. Now सबसे पहले first देखते हैं, that is marrying a woman and seed. So it is unlawful to marry a woman जो कि already pregnant है by her former husband. So it is unlawful to marry a woman who is already pregnant by her former husband. Second is prohibition of divorce. So you must have heard the concept of halala. तो अगर कोई suppose एक इन दोनों की मैरिज हुई हुई अंडर द मुस्लिम लॉ, द हस्बैंड हैज प्रोनाउंस तलाक टू द वाइफ 3 टाइम्स. इसने जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया 3 टाइम्स. तो अब ये रीयूनियन नहीं कर सकते हैं. अगर इनको रीयूनियन करना है देन जो वाइफ है इसको किसी और के साथ शादी करनी होगी. ठीक है, सपोज डी के साथ इसको मैरिज करनी होगी. इस मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना होगा, इसको डाइवोर्स देना होगा, इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना होगा, देन ओनली शी कैन मैरी अगेन विद, तभी वो इससे जो है दोबारा मैरिज कर सकती है. तो दिस इज डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स. थर्ड वन इज शियाज ये कहते हैं कि अगर कोई भी मैरिज करता है पिलग्रीमेज पे, जब वो मक्का या मदीना जाता है, देन दैट इज व्हाट, तो वो वॉइड है. फोर्थ वन इज दैट इज मैरिज विद अ सिक मैन. तो अगर कोई भी मैरिज करता है किसी सिक मैन से दैट इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज, जो किसी डिसीज से सफर कर रहा है जो कि फेटल हो सकता है, देन दैट इज इनवैलिड. तो वो इनवैलिड है, बट हाँ अगर वो रिकवर कर जाता है एंड मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो जाती है, देन दैट बिकम्स वैलिड. तो वो क्या बन जाता है, तो वो वैलिड हो जाता है. तो दिस इज रिगार्डिंग द लीगल डिसेबिलिटी दैट वी हैव स्टार्टेड. So I am just ending the lecture here only, learners. In our next lecture, we will discuss the topic of divorce under the Muslim law. You can also follow me on Unacademy. Link जो है आपको description box में मिल जाएगा, and do follow me on the Telegram channel. Thank you so much, learners.